नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे हम फूलन देवी की। फूलन देवी एक समय बहुत चर्चा में रही। विख्यात फिल्मकार शेखर कपूर ने उन पर फिल्म भी बनाई, बैंडिट क्वीन। बहुत लोकप्रिय फिल्म हुई, वो बहुत चर्चित फिल्म हुई। इस फूलन देवी के मामले में एक नया अपडेट आया है, तो उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे हिंदू धर्म की जातीय जो परंपरा रही है, उसमें शोषण, उत्पीड़न, दमन, हिंसा, मारकाट और ये सब जो चीज़ें रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण डेटा जो है कई दिन की मेहनत के बाद खोज करके मैं लाया हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि आप इसको ध्यान से सुनिए और इस पर गौर कीजिएगा। तो केंद्र सहित कई राज्यों में भाजपा की अगुवाई वाला जो गठबंधन सरकार में है, उसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या राजग या एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं। हालांकि इसमें हमें जनतांत्रिक या डेमोक्रेटिक होने जैसी कोई बात तो नजर नहीं आती, लेकिन खैर इसे जाने दीजिए। मामला यह है कि इस गठबंधन के एक दल के नेता और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी की बीआईपी पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी 25 जुलाई को भारत की बैंडिट क्वीन और समाजवादी पार्टी की सांसद रही फूलन देवी की शहादत दिवस को धूमधाम से मनाना चाहती थी। मुकेश सहनी की तैयारी थी कि 25 जुलाई यानी फूलन देवी की पुण्यतिथि के दिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जाएं। लेकिन उनकी इस योजना पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पानी फेर दिया। मुकेश सहनी के पटना स्थित आवास पर मूर्तियां भी तैयार की गई थीं। मूर्तियां उत्तर प्रदेश पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। इस पर जो है बिहार के औरंगाबाद में मुकेश सहनी ने 25 जुलाई को कहा कि जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी तब फूलन देवी की मूर्तियां उत्तर प्रदेश के हर जिले में लगाई जाएंगी। आइए जानते हैं जुल्म का शिकार हुई फूलन देवी के बारे में। 10 अगस्त 1963 को यूपी में जालौन के घूरा का पुरवा गांव में फूलन का जन्म हुआ था। समाज में हाशिए की जाति, गरीब और खेत मजदूर देवी दीन की बेटी छोटी जाति में जन्मी फूलन में परंपरागत दब्बूपन नहीं था। उसने अपनी माँ से सुना था कि चाचा ने उसकी जमीन हड़प ली है। इस पर वो एक दिन 10 साल की उम्र में अपने चाचा से भिड़ गई। जमीन वापस लौटाने के लिए धरना दे दिया। इस पर झंझट हो गई और चचेरे भाई ने उसके सिर पर ईंट मार दी। इस झंझट की सजा फूलन को भी उसके घर वालों ने दी। जैसा कि आमतौर पर होता है, कमजोर घरों में बच्चे बाहर से पिट आते हैं तो घर में भी वो माँ बाप वगैरह से पिटते हैं। उसके घर वालों ने एक और उसे सजा दी। 10 साल की ही उम्र में उसकी शादी 25-30 साल बड़े पुत्तीलाल मल्लाह से कर दी। उस आदमी ने फूलन का शारीरिक शोषण बचपन में ही किया। उसकी सेहत इतनी ज्यादा खराब हो गई, इससे ज्यादा खराब हो गई। तथाकथित सवर्ण और उच्च संस्कृति वाला समाज रहा हो या पिछड़ी अनुसूचित जातियों वाला, बालिकाओं पर खूब जुल्म हुआ है। 10-12 साल में विवाह कर देना, वो भी बालिका से काफी बड़ी उम्र के पुरुष के साथ, ये आम बात थी अंग्रेजों के आने तक। मशहूर अमेरिकन इतिहासकार कैथरीन मायो ने 1927 में छपी अपनी बहुचर्चित पुस्तक मदर इंडिया में लिखा है कि भारत का रूढ़िवादी हिंदू वर्ग नारी के लिए 12 वर्ष की आयु विवाह अथवा सहवास के लिए उचित मानता था और इसी पर अडिग था। 1860 में तो ये आयु 10 वर्ष ही थी। अंग्रेजी राज आयु सीमा बढ़ाना चाहता था, जिसका विरोध हिंदू धर्म के ठेकेदार और समाज के अग्रणी लोग कर रहे थे। 30 साल बाद 1891 में अंग्रेज निजाम ने विरोध के बावजूद ये आयु 12 वर्ष कर दी। हमारे यहाँ के सभ्य और संवेदनशील लोगों ने 34 साल तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने दिया। इसके बाद 1922 में तब की केंद्रीय विधानसभा में 13 वर्ष का बिल लाया गया, लेकिन अग्रणी लोग फिर अड़ गए और बिल ठंडे बस्ते में चला गया। 1924 में हरि सिंह गौड़ ने बिल पेश किया। वे सहवास की आयु 14 वर्ष करना चाहते थे। इस बिल का सबसे ज्यादा विरोध
पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया, जिसके लिए चांद पत्रिका ने उन पर लानत भेजी थी। अंत में सिलेक्शन कमेटी ने 13 वर्ष पर सहमति दी और इस तरह 34 साल बाद 1925 में 13 वर्ष की सहवास आयु का बिल पास हुआ। 6 से 12 वर्ष की आयु में सहवास के दौरान बच्चियों पर जो गुजरती होगी उसकी कल्पना करके ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। जरा देर सोचकर देखिए, बच्चियां विरोध नहीं कर सकती थी। उन्हें शुरू से बताया जाता था कि पति उसका भगवान और मालिक है। कैथरीन मायो ने मदर इंडिया में जिक्र किया है कि किस तरह बच्चियों की जांग की हड्डी खिसक जाती थी, मांस लटक जाता था और कुछ तो अपाहिज हो जाती थी। 6-7 साल की अनेक विवाहित बच्चियां तो विवाह के कुछ दिन बाद ही तड़प कर मर जाती थी। कुछ लोगों और अंग्रेजों की सदिच्छाओं से महिलाओं और बच्चियों को काफी अधिकार मिल पाए। आजादी के बाद भी महिलाओं के अधिकारों का विरोध संसद में हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने किया, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी की नहीं सुनी। तो हम बात कर रहे थे फूलन देवी के बाल्यावस्था में हुए विवाह के बाद शुरू हुई बदहाली की। विवाह के बाद जैसे तैसे कुछ साल बीते, लेकिन धीरे धीरे फूलन देवी की सेहत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसे मायके लौट आना पड़ा। कुछ दिन बाद उसके भाई ने उसे वापस ससुराल भेज दिया। वहां जाके फूलन देवी को पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली है। पति और उसकी बीवी ने फूलन देवी की बड़ी बेइज्जती की। फूलन को फिर वापस लौटना पड़ा। इसके बाद फूलन का उन लोगों से संपर्क हुआ जिनका संबंध डाकुओं से था। हालांकि ये कभी फूलन ने स्पष्ट नहीं किया कि वो अपनी मर्जी से उनके साथ गई या फिर डाकू उसे जबरन उठा ले गए थे। फूलन ने अपनी आत्मकथा में कहा, शायद किस्मत को यही मंजूर था। फूलन के गैंग में काम करने के दौरान एक परेशानी आ गई। गैंग के सरदार बाबू गुज्जर ने फूलन का बलात्कार करने का प्रयास किया तो उसके साथी डकैत विक्रम मल्लाह ने उसकी हत्या कर दी और सरदार बन गया। अब फूलन विक्रम के साथ रहने लगी। एक दिन फूलन अपने गैंग के साथ अपने पति के गांव गई। वहां उसे और उसकी बीवी दोनों की पिटाई की। विक्रम मल्लाह की भिड़ंत हुई। इसके बाद ठाकुरों के गैंग से श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर का गैंग था ये, जो बाबू गुज्जर की हत्या से नाराज था और इसका जिम्मेदार फूलन को ही मानता था। दोनों गुटों में लड़ाई हुई। विक्रम मल्लाह को मार दिया गया। कहा जाता है कि ठाकुरों के गैंग ने फूलन को किडनैप कर बेहमई गांव में 3 हफ्ते तक बलात्कार किया। ये बेहमई गांव कानपुर देहात के इलाके में आता है। ये सीन फिल्म बैंडिट क्वीन में दिखाया गया है। पर माला सेन की फूलन के ऊपर लिखी किताब में फूलन ने इस बात को कभी खुल के नहीं स्वीकार किया। फूलन ने हमेशा यही कहा कि ठाकुरों ने मेरे साथ बहुत मजाक किया। इसका ये भी मतलब है कि बलात्कार एक ऐसा शब्द है जिसे कोई औरत कभी स्वीकार नहीं करना चाहती। फूलन यहाँ से छूटने के बाद डाकुओं के दूसरे गैंग में शामिल हो गई। 1981 में फूलन बेहमई गांव लौटी। उसने 2 लोगों को पहचान लिया जिन्होंने उसके साथ रेप किया था। बाकी के बारे में पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। फूलन ने गांव से 22 ठाकुरों को निकालकर गोली मार दी। ये वो हत्याकांड था जिसने फूलन की छवि एक खूंखार डकैत की बना दी। चारों ओर बवाल कट गया। कहने वाले कहते हैं कि ठाकुरों की मौत थी, इसलिए राजनीतिक तंत्र फूलन के पीछे पड़ गया। मतलब अपराधियों से निपटने में भी पहले जाति देखी गई। पुलिस फूलन के पीछे पड़ गई। उसके सर पर इनाम रखा गया। मीडिया ने फूलन को नया नाम दिया, बैंडिट क्वीन, यानी डाकू रानी। मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बेहमई कांड के बाद इस्तीफा दे दिया। हालांकि बीपी सिंह के इस्तीफे का वास्तव में कारण ये नहीं था। पहले के नेता कुछ वादा करते थे तो वादा निभाने का प्रयास भी करते थे। अब तो चुनाव प्रचार के दौरान या कोई पद मिलते समय कहने को कुछ भी कह दिया जाता है, उसका करने से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे 2014 के चुनाव अभियान में 15 लाख वाली नरेंद्र मोदी की बात को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने चुनावी जुमला बता दिया था। पहले ऐसा नहीं होता था। बीपी सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने
ये घोषणा की थी कि मैं प्रदेश को इतनी तारीख तक दस्यु मुक्त करा लूंगा, मतलब डकैतों से मुक्त करा दूंगा उत्तर प्रदेश को, अन्यथा त्याग पत्र दे दूंगा। उस समय डकैत और डकैती उत्तर प्रदेश की बड़ी समस्या थी। एक और उत्तर भारत में खालिस्तान की मांग कर रहे सिख चरमपंथियों ने आतंक मचा रखा था, तो दूसरी तरफ यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्य डकैतों से जूझ रहे थे। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी सिख आतंकवाद से जूझ रही थी, जिन्होंने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इत्यादि प्रदेशों में कहर बरपा रखा था। यूपी को संभालने के लिए उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह को भेजा। कहते हैं कि बीपी सिंह ने पूरी शिद्दत के साथ अपनी सरकार का डकैत उन्मूलन अभियान चलाया, जिसमें बीपी सिंह के कई परिजनों को डकैतों ने मार डाला। काफी हद तक डकैतों का सफाया हुआ, लेकिन पूरी तरह अभियान सफल नहीं हो सका और निश्चित तारीख को बीपी सिंह ने रात 8 बजे प्रदेश की जनता के नाम आकाशवाणी से प्रसारित अपने भावुक संदेश के जरिए अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। फूलन का गैंग उत्तर प्रदेश की सरकार के कब्जे में तो नहीं आया। डकैतों से मध्य प्रदेश की अर्जुन सिंह की सरकार भी अपने तरीके से निपट रही थी। यूपी में बांदा, झांसी से लेकर मध्य प्रदेश का भिंड और मुरैना में डकैतों का ज्यादा प्रभाव था। ये ग्वालियर का भी क्षेत्र है। तो बताया जाता है कि भिंड के पुलिस अधीक्षक राजेंद्र चतुर्वेदी फूलन गैंग से बात कर रहे थे। आखिर एक दिन फूलन की समझ में चतुर्वेदी की बात आ गई और वो 2 साल बाद आत्मसमर्पण करने के लिए राजी हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने उसने 13 फरवरी 1983 को अपने कई साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। फूलन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के चार्जेज लगे। 11 साल फूलन जेल में रही। मुलायम सिंह की सरकार ने 1993 में उन पर लगे सारे आरोप वापस लेने का फैसला किया। राजनीतिक रूप से ये बड़ा फैसला था। मुलायम की बड़ी आलोचना हुई, लेकिन उन दिनों मुलायम सिंह यादव अपने साहसिक फैसलों के लिए बड़े जाने जाते थे। 1994 में फूलन जेल से छूटी और उमेश सिंह से उसकी शादी हो गई। इसी साल 1994 में प्रख्यात फिल्मकार शेखर कपूर ने फूलन पर फिल्म बनाई थी, बैंडिट क्वीन, जो काफी चर्चित रही। फिल्म में मुख्य भूमिका निर्मल पांडे और सीमा विश्वास ने निभाई। फिल्म माला सेन की लिखी किताब इंडियाज बैंडिट क्वीन पर आधारित थी। किताब 1991 में प्रकाशित हुई थी। जब फिल्म बनी तब फूलन जेल में थी। कहा जाता है कि फूलन पर फिल्म बनाने के लिए शेखर कपूर ने उनसे पूछा भी नहीं। ये हमारी मर्दवादी संस्कृति का हिस्सा है, यानी लगातार जुल्म और भेदभाव से जूझने वाली फूलन यहाँ भी उपेक्षा का शिकार हुई। जेल जीवन के दौरान फूलन से बिना पूछे ऑपरेशन कर उसका यूटरस यानी बच्चेदानी निकाल दी गई। डॉक्टर का कहना था कि अब ये दूसरी फूलन नहीं पैदा कर पाएगी। ये है हमारे समाज का औरतों और खासतौर से दलित और पिछड़ी जातियों की औरतों के प्रति नजरिया। 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत गई। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से सांसद बनी। चंबल में घूमने वाली अब दिल्ली के अशोका रोड के शानदार सांसदों के लिए बने बंगले में रहने लगी। फूलन 1998 में भी चुनाव लड़ी, लेकिन हार गई। फिर 1999 में उसी सीट से जीत गई। नाग पंचमी के दिन 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा अपने कई साथियों के साथ फूलन से मिलने उसके सरकारी बंगले पर दिल्ली में आया। इच्छा जाहिर की कि फूलन के संगठन एकलव्य सेना से जुड़ेगा। फूलन ने उसे प्रेम से खीर खिलाई। वापसी में घर से निकलते वक्त घर के गेट पर फूलन को दर्जनों गोलियां मारकर हत्या कर दी। फूलन एक एनजीओ चलाती थी जो सामाजिक कार्यों में लगा था, तो शेर सिंह राणा ने उससे मिल करके ये इच्छा प्रकट की कि भाई वो उसके संगठन से जुड़ना चाहता है। ये उसका बहाना था। गोली मारकर हत्या कर दी। कहा उसके बाद कहा कि मैंने बेहमई हत्याकांड का बदला लिया है। उसने 2 दिन बाद 27 जुलाई को देहरादून में प्रेस के सामने आकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। 14 अगस्त 2014 को दिल्ली की एक अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फूलन का 38 साल का जीवन अपने आप में तथाकथित महान समाज की हर बुराई को समेटे हुए है। ऐसा लग सकता है कि ये एक बलात्कार का नतीजा था। इस पर प्रख्यात लेखिका अरुंधति राय ने कहा था,
अगर बलात्कार फूलन देवी बनाता तो देश में हजारों फूलन देवियां घूम रही होती। ये पूरी मर्दवादी संस्कृति की पैदाइश है। यहाँ शेर सिंह राणा से जुड़ी एक खबर जो है 8 अगस्त 2014 की, वो भी आप जान लीजिए। दिल्ली की एक अदालत ने डाकू से नेता बनी फूलन देवी की सनसनीखेज हत्या के 13 साल पुराने मामले में मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा को दोषी करार दिया। राजधानी में अशोक रोड स्थित सरकारी आवास के सामने हुई इस हत्या के वक्त फूलन देवी लोकसभा की सदस्य थी। बहरहाल भारतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भरत पराशर ने सबूतों के अभाव में शेर सिंह राणा के 10 साथियों को बरी कर दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त तय की। उस दिन राणा को दी जाने वाली सजा पर बहस होगी और फिर न्यायाधीश उसे सजा सुनाएंगे। न्यायाधीश ने जैसे ही फैसला सुनाया, 38 साल के राणा ने कहा, आपने सिर्फ मुझे ही दोषी क्यों ठहराया है, बाकी लोग भी शामिल थे। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल कर आदेश को चुनौती दे सकते हैं। न्यायाधीश ने कहा, मैंने फैसला सुना दिया है, अब आप उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। अदालत ने धनुष प्रकाश, शेखर सिंह, राजवीर सिंह, विजय सिंह, राजेंद्र सिंह, केशव चौहान, प्रवीण मित्तल, अमित राठी, सुरेंद्र नेगी और श्रवण कुमार को बरी कर दिया। आरोपी प्रदीप सिंह की नवंबर 2013 में तिहाड़ जेल में मृत्यु हो जाने के कारण उसके खिलाफ मामला बंद कर दिया गया था। राणा, शेखर सिंह, राजवीर सिंह और श्रवण कुमार को न्यायिक हिरासत से अदालत में पेश किया गया, जबकि अन्य आरोपी जमानत पर थे। 3 नकाबपोश बंदूकधारियों ने 25 जुलाई 2001 को काफी करीब से 37 साल की फूलन के सीने में गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। इस वारदात के वक्त फूलन देवी लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने के बाद भोजन के लिए अपने घर लौटी थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में कहा गया कि 1981 के बेहमई जनसंघ का बदला लेने के लिए, ठाकरों की हत्या का बदला लेने के लिए फूलन की हत्या की गई। बेहमई कांड में फूलन ने कथित तौर पर कई ठाकरों की हत्या कर दी थी, ये खबर में लिखा है। आरोप पत्र में राणा, धन प्रकाश, शेखर सिंह, राजवीर सिंह, विजय सिंह, राजेंद्र सिंह, केशव चौहान, प्रवीण मित्तल, अमित राठी, सुरेंद्र नेगी और प्रदीप को नामजद आरोपी बनाया गया था। सभी के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने के खिलाफ के भी आरोप लगे थे। शस्त्र अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। पुलिस का कहना था कि मुख्य आरोपी राणा फूलन की हत्या का मास्टरमाइंड बनकर ठाकरों का नेता बनना चाहता था। पुलिस ने समाजवादी पार्टी की सांसद रही फूलन की हत्या के पीछे किसी और मंशा से इनकार किया था। आरोप पत्र के मुताबिक राणा ने अपने दोस्त और रुड़की में बंदूक की दुकान के मालिक राठी से हथियार खरीदे। वो 25 जुलाई 2001 को विक्की, शेखर, राजवीर, उमा कश्यप, उसके पति विजय कुमार कश्यप के साथ 2 मारुति कारों में दिल्ली आया। राणा फूलन के संसद से घर लौटने का इंतजार कर रहा था। फूलन की गाड़ी से उतरते ही राणा ने उसके सिर में गोली मारी, जबकि विक्की ने उसके पेट में कई गोलियां उतार दी। हालांकि अब ये खबर है, लेकिन ये घटना जो है घर से लौटने के बाद हुई थी, जैसा कि हमने आपको पहले खबरों में बताया। आरोप पत्र के मुताबिक बाद में राणा ने जमीन पर गिर चुकी फूलन पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी। विक्की ने फूलन के अंगरक्षक पर गोलियां चलाई। इसके जवाब में फूलन के अंगरक्षक ने भी उस पर गोलियां चलाई। मौके से फरार होते वक्त आरोपियों ने अपने देसी पिस्तौल वहां गिरा दिए। राणा ने भागते वक्त कार से भी एक गोली चलाई। पुलिस ने एक बेबली स्कॉट रिवॉल्वर, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और घटना के वक्त आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़े भी बरामद किए। फूलन के शरीर से निकाली गई गोलियों की फॉरेंसिक जांच में इस बात की पुष्टि हुई थी कि उस पर आरोपियों से बरामद किए गए हथियारों से ही गोलियां चलाई गई थीं। आरोप पत्र के मुताबिक राणा 2-3 साल से फूलन देवी की हत्या की फिराक में था। इसके लिए उसने बैंक लूटकर पैसे भी जुटाए थे और डकैती भी की थी। डकैती के मामले में उस पर मुकदमा चल रहा है।
तिहाड़ जेल में 17 फरवरी 2004 की सुबह अपने साथियों के साथ फिल्मी अंदाज में फरार हो गया था राणा। ये सब शेर सिंह राणा की बनी बनाई एक योजना के तहत हुआ था। हुआ यूं था कि 17 फरवरी 2004 को तिहाड़ जेल में उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में 3 पुलिस के जवान फर्जी कोर्ट वारंट के साथ तिहाड़ जेल आए। उन्होंने कहा कि उन्हें शेर सिंह राणा को एक पेशी के सिलसिले में हरिद्वार के कोर्ट में उपस्थित करना है और उनके पास सारे पेशी और कोर्ट ऑर्डर के दस्तावेज भी थे। तिहाड़ जेल में सारे पेपर की जांच करने के बाद जब सब ठीक लगा तो शेर सिंह राणा को उसके साथ जाने की अनुमति मिल गई और तीनों शेर सिंह राणा को लेकर के फरार हो गए। शेर सिंह राणा ने देश की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल की सुरक्षा की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि जेल प्रशासन से लेकर सरकार तक हिल गई और उसे पूरे देश में हड़कंप मच गया। और जब दिल्ली पुलिस राणा को खोजने में नाकाम रही तो उन्होंने शेर सिंह राणा पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। अब ये थोड़ी सी इसमें और खबर ये है कि जेल से फरार होने के बाद राणा नेपाल, बांग्लादेश और दुबई के रास्ते होते हुए अफगानिस्तान पहुंचा। उन्होंने अफगानिस्तान के गजनी में रखी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वो 2005 में लेकर के भारत आया। गाजियाबाद के पिलखुआ, तब गाजियाबाद जिले में आता था पिलखुआ, में पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनाया। यहाँ पर उनकी अस्थियां रखी हैं। शेर सिंह राणा ने 2012 में उत्तर प्रदेश के जेवर से निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उसकी हार हो गई। और इसमें ये भी है कि वो 20 साल बाद बेहमई पहुंचा और जिन ठाकुरों की हत्या फूलन देवी ने की थी उनका स्मारक बना हुआ था, वहां पर जो है उसने उनको श्रद्धांजलि दी, पुष्पांजलि अर्पित की। तो ये खबर थी और इस खबर पर आपका क्या कहना, क्या विचार है आपका, जरूर मुझे कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये खबर में कुछ आपको काम की बात लगी हो तो औरों तक इसको शेयर कीजिए और कुछ इसमें ठीक लगा हो तो लाइक भी करिए। मैं आपका सहयोग का आभारी रहूँगा। और आपने ये वीडियो देखा सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।